अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आवर ए लेवल क्लास अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक छोटा सा चैप्टर है, बट इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि आगे जो हमारे टॉपिक शुरू होने वाले हैं दैट वुड बी रिलेटेड टू कॉस्टिंग, एंड कॉस्टिंग इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ बिट different. So let's start it with the definition. First, let me just zoom it. Okay. Cost accounting is used to calculate the cost of a production unit. The main purpose of cost accounting is actually to calculate कि एक प्रोडक्शन यूनिट जो आप अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो प्रोडक्शन का एरिया वहां पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में बिजनेस को क्या कॉस्ट पड़ रही है। उस कॉस्ट के फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सारे प्रोसेसेस हैं, जो सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फॉल करता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहला फैक्टर है लेवल ऑफ डिटेल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी अ बिट लेस डिटेल्ड होती है, हाउएवर कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा डिटेल्ड होती है। अब ये इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं दैट आर योर शेयर होल्डर्स, और सारे शेयर होल्डर्स इतने केपेबल नहीं होते कि वो सारी डिटेल में हर चीज को समझ सके। अगर आपको याद होगा तो कंपनी के केसेस में हम जब उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो फ्रंट पेज पे जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो बड़ी ब्रीफ सी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लाइक एक्सपेंसेस को हम दो हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखते, जस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिव द वर्किंग रेफरेंस एंड जस्ट गो द डू द वर्किंग ऑन अनदर पेज। हाउएवर जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं ना, ये मैनेजमेंट होती है, ये शेयर होल्डर्स नहीं होते। ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल बनाया जाता है क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं वही इसके यूजर्स भी होते हैं। उसी पॉइंट से हमारा सेकंड पॉइंट निकलता है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होती है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए, लेकिन जो मेन इसका पर्पस होता है वो एक्सटर्नल होता है। हाउएवर जो कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर होती ही, बल्कि ज्यादातर कहना गलत होगा, इंटरनल पर्पसेस के लिए, वो तो पब्लिश भी नहीं हम करते। कंप्लायंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर इट इज मैंडेटरी टू फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IAS भी कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS भी कहते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या रूल नहीं होता, ये डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, कौन सा फॉर्मेट ज्यादा बेहतर सूटेबल लगता है वो वही इस्तेमाल करते हैं। Now, data usage, financial accountant use past data, however, cost accountant use forecasted data। तो ये भी एक दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की टाइप पे। कॉस्ट हमें पता चल गया कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है। कुछ कॉस्ट की टाइप है, उनको हम जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट कैन इजीली बी एट्रीब्यूटेबल ट्रेस टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट। एक जो प्रोडक्शन यूनिट है और एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम इजीली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, इजीली लिंक कर सकते हैं कि ये इसकी प्रोडक्शन में कितनी लगी है, कितना इस पे खर्चा है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। यानी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया तो मुझे पता है उस पे कितने घंटे लेबर ने काम किया, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मुझे पता चला है कि कितने घंटे लेबर ने काम किया, या कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, 1 kg मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, 2 kg मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, या कितना डायरेक्ट एक्सपेंस आया मुझे। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो ट्रेस बैक की जा सकती है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल में आपको डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, इसका दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, is the cost that cannot economically be traced to a particular production product। एक ऐसी कोस्ट जो एक प्रोडक्शन यूनिट के बनाने में इंकर तो होती है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रेस बैक नहीं की जा सकती टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट। इसकी एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। एक प्रोडक्ट बनाने से मेरी मशीन ने कितना डेप्रिशिएट किया ये आइडेंटिफाई नहीं मैं कर सकता। हाउएवर आई डू नो दिस फैक्ट दैट आफ्टर मेकिंग वन प्रोडक्ट, आफ्टर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, मेरी मशीन ने कुछ कुछ एक्सटेंट तक डेप्रिशिएट किया है। इंश्योरेंस आ गई, हीटिंग आ गई, लाइटिंग आ गई। फॉर एग्जांपल, एक लाइटिंग आपने पूरे कमरे में करवाई हुई है। अब एक प्रोडक्ट भी बनेगा तो लाइटिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्रोडक्ट पे कितना लाइटिंग का खर्चा आया, दो पे कितना आया, तीन पे कितना आया, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट। सो दीज आर कॉल्ड factory overheads, and indirect cost is actually a cost that cannot be directly traced back to the particular production product unit। इसके बाद आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ऐड कर दे तो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। नाउ कम्स वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट चेंजेस विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन लेवल के वेरी करने से वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जीरो जब प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे तो ये जीरो कॉस्ट होगी। जब एक प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पर प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट है जी $5। जब जीरो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल के साथ वेरी करती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। एक प्रोडक्ट बनेगा तो $5 वेरिएबल कॉस्ट आएगी, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो $10 आएगी, सी बनेगा तो 15। इसी तरह ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट है। जिस तरह प्रोडक्शन लेवल बढ़ता रहेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल आप कर लें तो रॉ मटेरियल्स, एक प्रोडक्ट जीरो प्रोडक्ट्स पे कोई रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, एक पे एक का लगेगा, दो पे दो का लगेगा, इस तरह लेबर आ गई, वेजेस एक्सेट्रा। इसके बाद हमारी कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितना मर्जी हो, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो प्रोडक्ट और 10 प्रोडक्ट्स और 100 प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। इट मींस कि फॉर एग्जांपल आपकी फिक्स कॉस्ट थी $5000, अगर आप जीरो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो तब भी $5000 ही आपको कॉस्ट आएगी, और अगर आप इधर 10 भी बना रहे हैं तब भी 5000 ही आएगी। एंड इफ यू आर इवन मेकिंग 100 प्रोडक्ट्स इट विल स्टिल बी अ 5000 कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसके एग्जांपल में हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा थी, इंश्योरेंस आ रहा था, रेंट आ रहा था, एंड एग्जांपल्स आर मेनी। इसके बाद हमारे पास एक कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल। एक ऐसी कॉस्ट जो आधी फिक्स्ड है और आधी वेरिएबल है, मतलब उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो प्रोडक्शन लेवल के साथ वेरी नहीं करेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड थोड़ा सा आधा एलिमेंट वो है जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आता है टेलीफोन बिल। अगर आप टेलीफोन बिल ना भी टेलीफोन सर्विस ना भी इस्तेमाल करें तो आपको बिल जीरो नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ पोर्शन बिल का हमेशा आता है। वो जो पोर्शन होता है दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। हाँ, ओवर एंड अबव अगर आप टेलीफोन सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो फिक्स कॉस्ट जो कि आनी ही आनी है, उसके ऊपर आपके चार्जेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी भी कॉस्ट होती है जिनके अंदर फिक्स एलिमेंट भी होता है और वेरिएबल एलिमेंट भी होता है। इसके बाद हमारी एक कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड सम कॉस्ट। सम कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। एक ऐसी कॉस्ट जो एक इवेंट से पहले ही अकर हो चुकी हुई है। डिसीजन मेकिंग के लिए सम कॉस्ट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। सम कॉस्ट के अपने दो फीचर्स याद रखने हैं। अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, ये दरअसल हम डिसीजन मेकिंग में इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में आगे हम पढ़ेंगे। सम कॉस्ट इज नेवर कंसीडर्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके बाद आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो आप लोगों को आती होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स फॉरगॉन ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। एक डिसीजन बनाते हुए जो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को फोरगो कर देते हैं, उसकी जो बेनिफिट, उसकी जो वैल्यू, उसके जो बेनिफिट्स की वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी मजेदार कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट occurs when a business increase its capacity. It is a cost that remain constant up to a certain level and then increases all of a sudden and then remains constant up to the next limit and so on. स्टेप कॉस्ट की एग्जांपल आप यूं समझे, ये मेरा एक ग्राफ है, मैं इस पे ड्रॉ करने लगूं स्टेप कॉस्ट। इसकी पहले हम एग्जांपल समझते हैं। एक स्कूल है, उसके पास एक वैन है जो कि उसके स्टूडेंट्स को पिकअप करती है। वैन की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 50 सीट्स, यानी 50 स्टूडेंट्स, यानी वो 50 स्टूडेंट्स को पिकअप कर सकती है। करंटली 2021 में स्कूल के पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 49। तो जो स्कूल को कॉस्ट पड़ेगी वैन की, वो सिर्फ एक वैन की कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि एक वैन इज मोर देन इनफ, वन वैन इज मोर देन इनफ टू कैरी 49 स्टूडेंट्स। हाउएवर 2022 में जो स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो 49 से तकरीबन 55 हो जाते हैं। अब जो एक वैन की टोटल कैपेसिटी थी वो तो थी 50 स्टूडेंट्स की, तो 49 स्टूडेंट्स को तो वो आसानी से लेकर जा रही थी। लेकिन जब 2022 में टोटल स्टूडेंट्स की अमाउंट हो गई 55, अब इसमें से 50 स्टूडेंट्स तो वैन वन कर सकती है क्लियर, लेकिन जो बाकी के 5 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें एक नई वैन लेनी पड़ेगी। यानी कि आपकी 2021 में, अब 2021 में चाहे 49 स्टूडेंट्स हो, 48 स्टूडेंट्स हो, 2 स्टूडेंट्स हो, 5 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स हो,
मैटर नहीं करता, 50 से तब तक स्टूडेंट्स कम रहेंगे, हमें एक वैन की जरूरत है, लेकिन 50 से एक स्टूडेंट भी भरा तो हमें एक और वैन की जरूरत पड़ गई है। फॉर एग्जांपल आपको 2021 में ऐसे कॉस्ट पड़ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फिक्स कॉस्ट की तरह, क्योंकि जितने मर्जी स्टूडेंट्स होते हैं until and unless they are less than 50 आपको एक वैन की कॉस्ट पड़ रही। लेकिन 2022 में फॉर एग्जांपल आप इधर ये भी मिसाल कर लें इसको मजीद ड्रामेटिक बनाने के लिए, 2022 में आपके पास 51 स्टूडेंट्स हुए हैं। अब 50 स्टूडेंट्स के लिए तो वैन वन चल देगी, लेकिन उस वन स्टूडेंट के लिए आपको एक नई वैन खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। तो 2022 में जब एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आया 50 से ऊपर, तो आपकी कॉस्ट एकदम से इंक्रीज कर देगी, ऐसे शार्प इंक्रीज आएगा, और फिर से वो स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू कर देगी। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रही है कि फॉर एग्जांपल अगर 2023 में भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल 75 हो जाते हैं, तो इधर भी आपको सिर्फ दो वैंस की जरूरत है, इधर तक भी दो वैंस की जरूरत है। हाँ, 2024 में अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट 101 हो जाते हैं, तो सिर्फ उस एक स्टूडेंट के लिए फिर से यहाँ पे 2024 में ये कॉस्ट एकदम से स्टेप अप कर जाएगी, और फिर यूं सीधी चलना शुरू हो जाएगी जब तक वो फिर से आगे 150 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं हो जाते। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट अकर व्हेन अ बिजनेस इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, जब स्टूडेंट ज्यादा हुए तो तब हमें अकर हुई। इट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट टू अ सर्टेन लेवल, देखो यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगी, जैसे ही एक नया स्टूडेंट आया 50 से ऊपर, एंड देन इंक्रीजेस ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ही एक स्टूडेंट आया 50 से ऊपर तो एकदम से स्टीप राइज आएगी, स्ट्रेट राइज आएगा, ऐसे भी इसका राइज नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा। एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट अप टू द नेक्स्ट सर्टेन लिमिट, और फिर ये कांस्टेंट रहती है अपनी अगली लिमिट तक जहाँ के 101 स्टूडेंट्स नहीं होता था, और ये फिर एकदम से स्टेप अप काटेगी, तो ये यूं एक तरह की सीढ़ी ही चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी होगी। लेट्स कॉल इट अ डे, फी मान